ठीक है। तो अगर हम बात करें जी कहीं भी सूचनाओं की या किसी भी तरीके की, तो सूचना संप्रेषण में जो है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए आरओ में पत्र लेखन का महत्व ज्यादा रखा गया है आरओ आरओ के एग्जाम में। क्लियर। अब जी सर। क्योंकि अगर देखो इसका एक मानकीकरण नहीं होगा, अगर पत्र लेखन का अगर मानकीकरण नहीं किया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो होगा क्या? अव्यवस्थित संचार होगा। ठीक है। जी सर। अव्यवस्थित संचार होगा इसका। अगर कहें तो रिकॉर्ड रखना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, रिकॉर्ड रखना जटिल हो जाएगा। कारण इन अब मान लो वहां पे कहीं पे जो है प्रेषक का नाम जो है ऊपर दिया गया है, कहीं पे नीचे दिया गया, तो कौन प्रेषक है कौन प्रेषिती है, ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीजें जी समझने सर। के लिए एक फॉर्मेट होना इसका जरूरी है। वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे अपने लिए जब आरओ के लिए हम पूरा का पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। सीधा सीधे जी अगर बात करें तो जो दैनिक कार्य है आरओ आरओ का, वो होता है विभिन्न प्रकार के जो पत्राचार हैं उनको तैयार करना, और उनमें अगर कुछ पत्राचार हो रहा है तो कुछ पत्राएं हैं तो उनका जवाब देना और उसका रिकॉर्ड करके रखना। ये तीन चीजें आपके कार्य के तौर पे रहेंगी। ठीक है। पत्राचार को तैयार जी करना, सर। जवाब देना और उसको रिकॉर्ड के तौर पे संभाल करके रखना। ठीक है। और ये प्रशासनिक दक्षता में क्या करता है, आपके योगदान देता है, क्योंकि प्रभावी पत्र लेखन जितना बढ़िया आप जानोगे पत्र लेखन, उतना ही ज्यादा प्रशासनिक कार्यों में गतिशीलता आएगी, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। और एक रूपता भी लाता है। तो जी ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो आप थोड़ा सा समझ लो। क्लियर। उसके बाद हम चलेंगे शासकीय पत्र पे, तो वहां से हम चीजों को समझेंगे। अब रिकॉर्ड और संदर्भ ये आपका कार्य होता है कि रखिए। ये आरओ भी होते हैं जो उनका भी मुख्य जी काम सर। होता है कि वो जो है ज्यादातर रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए जो आप टेबुलर जो आएगा, ठीक है, टेबुलर जो लेटर्स में टेबुलर सारणीयन करने के लिए आएगा, यानी सारणी बनाने के लिए जो आएगा, जी सर। वो भी अपना एक महत्व रखता है। ठीक है। तो उसका भी एक मानक जो है ढांचा है, उसी ढांचे में हमें करना है। जब हम उसको कवर करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि सारे लेटर्स कवर करने के बाद जो भी आरओ के सिलेबस में है, वो सारे लेटर्स के प्रारूप कवर करने के बाद फिर सारणीयन पे जाएंगे। ताकि अगर मान लो आपको कहीं पे मतलब अगर कहें तो कार्यालयीय ज्ञापन है या फिर उसका कार्यालयीय ज्ञाप है या कार्यालयीय आदेश है, तो इनका जो अगर रिकॉर्ड बनाना है तो आपको रिकॉर्ड बनाना आसान हो जाए। अदरवाइज अगर हम पहले सारणियन बताएंगे तो बाद में जब आप वो लेटर्स पढ़ोगे यानी पत्रों को पढ़ोगे तो भी कंफ्यूजन होगा और सारणियन में भी कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है। सारणियन में भी जैसे जी बड़े सर। नाम या चीजें हैं वो और वहां पे स्पेस कम है, तो उसका एक लिखने का प्रॉपर तरीका है, वो हम समझ लेंगे कि क्या चीजें हैं। क्लियर। जी सर। ठीक है। इसके साथ ही जो पत्र लेखन से जो है ना सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है कि किसको लेटर जारी किया गया है, किसको बोला गया, कौन सा कार्य बोला गया है, ये सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। तो अगर कल को कुछ गड़बड़ी होती है तो उस व्यक्ति से जो है जवाब तलब किया जा सकता है, यानी उस अधिकारी से जवाब तलब किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब है एक तो जी सर। जवाबदेही और दूसरा पारदर्शिता की कौन कार्य कर रहा है इस चीज की भी जानकारी रहती है। ठीक है। ये सिंपल सी चीजें संचार का माध्यम मैं बता चुका हूं कि ये संचार का माध्यम होता है, यानी हर एक प्रशासन की एक खाने की बात करें यानी एक ढांचे से दूसरे ढांचे में आप बात करोगे तो वहां पे ये पूरी तरीके से क्या करता है कि उनको जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है या एक तरीके से उनको जोड़ के रखता है। ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आज जी के सर। समय जी सर। में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लेकिन ईमेल के आने से, ठीक है, ये चीज बदली है, लेकिन क्या हुआ है, रूप प्रारूपण तो वही है, प्रारूप तो वही है। ठीक है। प्रारूप समान है, उसी प्रारूप जी का सर। उपयोग किया जा रहा है। इसलिए लेटर्स अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भले ही वो भौतिक रूप से अब ना होकर के या कम होकर के डिजिटल रूप में ज्यादा होने लगे हैं, तो भी ये प्रारूप हमारे लिए जरूरी है। जी क्लियर। सर। इसके जी अलावा सर। कुछ चीजें हैं ये आपको समझना कि जैसे नीति और क्रियान्वयन होगा उसकी भी बात होगी तो वो भी करने में मदद करता है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो लेटर्स के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। अब जी अगर सर। बात करें हम लेटर्स में, थोड़ा सा मैं और चीजों को डिफाइन कर दूं जो मेरे अपने नोट्स से चीजें हैं, वो उम्मीद करता हूँ कि ये विजिबल होगा आपको। तो इस चीज से थोड़ा सा समझना कि जैसे हमने अभी बताया कि प्रशासन एक क्या है, जटिल संरचना का भाग है। ठीक है। प्रशासन क्या है, एक जटिल संरचना है। राइट। जी सर। जी सर। अब जी प्रशासन की जटिल जी सर। संरचना है तो उसमें कई सारे वरीयता क्रम है यानी ढांचे बने हुए हैं। ठीक है। जस्ट मैं ऐसे बना रहा हूं बट ये उल्टा होता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
चलो इसको ऐसे सीधे कर लो। ऊपर में क्या होंगे, कर्मचारी कम होंगे, अधिकारी कम होते हैं, नीचे के चरण में अधिकारी ज्यादा होते हैं। लेकिन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सूचनाओं का संप्रेषण किया जाना आवश्यक है। तो अब या तो ये होगा कि जैसे, एक मिनट, ठीक है, जैसे एक विभाग एक स्तर से दूसरे स्तर में जानकारी जाए, दूसरा स्तर तीसरे स्तर में जानकारी दे, तीसरा स्तर चौथे स्तर में जानकारी दे। तो इसमें क्या हो सकता है कि देखो अब यहाँ पे समझना, सूचनाओं का संप्रेषण जब होता है, कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनका त्वरित जो है संप्रेषण किया जाना जरूरी है। तो अगर हम एक स्तर से जी दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर, तीसरे से चौथे स्तर में जाएंगे, तो यहाँ पे सूचनाओं के संप्रेषण में क्या होगा, समय लगेगा। ठीक है, समय लगेगा। जी आपको ये सर। समझना होगा कि कुछ हम अभी जब बात करेंगे, तो नोटिफिकेशंस जो होते हैं या फिर जो है हम कहें परिपत्र होता है, ये जब जारी होता है तो क्यों इसके महत्व होते हैं, क्या इनका फायदा होता है, ये आप समझ पाओगे। ठीक है। दूसरी तरफ जी अगर सर। हमें जल्दी से पहुंचाना है, सारी जानकारी देनी है, तो क्या करेगा, एक ही विभाग जो है सभी को सूचनाएं जो है सर्कुलर के माध्यम से संप्रेषित कर देगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, सर्कुलर उनमें से एक तरीका है जो हमारे सिलेबस में है। तो इस चीज को हम समझेंगे। क्लियर। तो ये चीजें भी समझ ध्यान में रखना कि कुछ हाँ सर, पत्र जो है सर्कुलर। समय लेते हैं और कुछ पत्र जो है जल्दी से पहुंचने में मदद करते हैं, यानी सूचनाओं का संप्रेषण सीधे करते हैं। क्लियर। जी सर। ठीक है। अब जो शासन में जो पत्रों की बात करें कि विभाजन जो होता है, ठीक है, वो तीन बिंदुओं पे आधारित है। एक, क्या कहता है वो, पदीय दायित्व को बताता है कि पदीय दायित्व विभिन्न पदवार जो श्रेणियां होती हैं उनके आधार पे जो है अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और वो अपने हिसाब से पद पे रहते हुए पत्र लिखन करते हैं या पत्र जारी करते हैं। दूसरा, कार्य विविधता। ठीक है, अलग अलग कार्य करने की जो आवश्यकता होती है अलग अलग विभाग करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके का पत्र लिखन भी किया जाता है। अब जैसे सोचो कि रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियां करने के लिए अगर कोई पत्र या कोई जी विज्ञापन सर। जारी होगा तो वो अलग फॉर्मेट में होगा। जबकि सरकार जब किसी अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह हटाएगी यानी कि ट्रांसफर करेगी, तो वहां पे पत्र लेखन अलग तरीके से होगा। क्लियर। यानी सारे पद मतलब पत्र जो है एक साथ नहीं है, एक तरीके से नहीं जी लिखे सर। जाते हैं, जी सर। उनका फॉर्मेट अलग कर दिया गया ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो और चीजें सही तरीके से बनी रहे। क्लियर। साथ में यहाँ पे कार्य विविधता हमने डिस्कस के लिए पद जी सोपानिक सर। क्रम व्यवस्था होती है, यानी कि पद सोपानिक क्रम व्यवस्था मतलब कौन किसको लेटर लिखेगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब सामान्य तौर पे समझना, सामान्य तौर पे होगा क्या कि हायरार्की हायरार्की में ऊपर से नीचे की तरफ जो है पत्र ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब जैसे केंद्र सरकार में अगर किसी मंत्रालय में आपको पत्र जी सर। लिखना होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि एक अधिकारी के तौर पे आप किसको पत्र लिखोगे। कोई जानकारी रवि। सर पता नहीं कैसे। ठीक है, देखो यही बेसिक चीजें हमें जोड़नी होंगी। अब यहीं पे जैसे कोई अगर पत्र आपको लिखने के लिए बोला जाए कि आप जो है गृह मंत्रालय को पत्र लिखिए, तो गृह मंत्रालय को पत्र लिखना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखने के लिए बोला जाए, तो आपको अगर ये नहीं पता है कि किसको लिखना है तो कंफ्यूजन वहीं शुरू हो जाएगा। आप गृह मंत्री को तो सीधे पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन के ढांचे से आप पत्र लिख रहे हो, तो वहां पे पत्र जो जाएगा वो गृह मंत्रालय के सचिव को जाएगा। ठीक है, किसको जाएगा, उसका जो जी सचिव सर। होगा उसको जी। जाएगा। ध्यान गृह रखिए कि मंत्री सचिव। कहीं भी आप कनिष्ठ अधिकारी जैसे उप सचिव इन सब लोगों को लेटर वहां पे नहीं जारी करें। ठीक है। दूसरी चीज है, एक समान पद से दूसरे समान पद पे लेटर्स ज्यादा जी जारी सर। किए जाते हैं। ठीक है, यानी हायरार्की का जो है वहां पे खास ध्यान, विशेष ध्यान रखा जाता है कि हायरार्की को कैसे फॉलो करना है। क्लियर। यहाँ पे जैसे मैंने एक जो है पद सोपानिक क्रम जो है आपको पता भी होगा आई होप, तो इसमें इस चीज को थोड़ा सा मैंने बना के रखा है कैसे है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सरकार के लिए, जब सरकार कोई इशू करेगी लेटर तो वहां पे राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से होता है। क्यों, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख किनको माना जाता है, संघ में राष्ट्रपति है तो राज्यपाल है राज्य में। ठीक है। मंत्रालयों की जब राज्य आप में। जी बात सर। जी करोगे सर। तो मंत्रालयों में आप जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री के अधीन जो है आप जब आओगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा, सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, इस तरीके से विभागों में हम लिखते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से अब कहीं पे अगर कोई प्रभारी अधिकारी है, अनुसचिव है, जी सर। तो उस स्तर पे पद सोपानी क्रम में ऐसे घटते हुए चलेगा, यानी आप ऐसे लेके जा रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। इस तरीके से जो है अनुभाग अधिकारी और फाइनली क्या होगा, समीक्षा अधिकारी को लेटर लिखा जाता है। क्लियर। क्लियर है। जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। जी सर।
ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब अब ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है, तब आपको लेटर के टाइप्स यहाँ पे पता चलेंगे कि कहाँ पे शासकीय पत्र होगा, कहाँ पे अर्धशासकीय पत्र होगा, कहाँ पे जो है कार्यालयीय आदेश होगा, कहाँ पे परिपत्र होगा। अब जैसे एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे पहचानोगे कि कोई शासकीय पत्र है या नहीं है? अगर किसी पद से, ठीक है, दूसरे पद को लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो शासकीय है, शासकीय हो। वो शासकीय पत्र हो जी जाएगा। सर। सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने। क्लियर? शासकीय पत्र की क्वालिटी जी सर। मतलब ज्यादातर क्या होगी, वो अगर देखा जाए तो वो तटस्थ भाव में होगी, तटस्थ होगी, वहां पे मैं तुम ऐसे करके वहां पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है? क्लियर? जी क्यों? सर। क्योंकि वो पद से पद को लिखा जा रहा है। अगर जैसे आप लिख भी रहे होगे तो आप क्या उसमें। लिखोगे? मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, या ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा वहां। जी सर। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन जस्ट हम समझ चाह रहे हैं कि सर आपको इसका चीजों की। इसका सर हाँ, क्या कह रहे हो? सर इसका फॉर्मेट भी हाँ बिल्कुल बताएंगे ना बिल्कुल, सर, ये फॉर्मेट, शासकीय बिल्कुल अर्धशासकीय। बिल्कुल फॉर्मेट पे हम जाएंगे। अभी तो हम जस्ट एक बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज होता है। ठीक है? जी सर। अब जो है इसका जी फायदा क्या है? अगर पत्राचार की बात करें तो पत्राचार का सबसे बड़ा फायदा है, चूंकि हमें पता है कि प्रशासनिक ढांचे में जिसको कार्य जो सौंपा गया है, सपोज करो इनको कोई कार्य सौंपा गया है, इनको कोई अलग कार्य सौंपा गया है, तो इनको कोई अलग कार्य सौंपा गया है, तो ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जिनका जो कार्य है वो खुद करेंगे, वो वही करेंगे। ठीक है? क्लियर? कार्य जिसको जो आवंटित है वो कार्य जी वही करेगा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न तो कोई कार्य करेगा, न ही कोई उसे उसके कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करने का आदेश देगा। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है कि जिनको हम जोड़ के रखें। अब खास बात करके अगर देखो, हम बात करें कि कोई कार्यालय है, ठीक है, वहां पे किसी की प्रोन्नति की जा रही है, प्रोन्नति। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो दी जानी चाहिए उस व्यक्ति को भी, और साथ में जिस महकमे में जिस पद पे उसकी प्रोन्नति की जा रही है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट को भी वो लेटर इश्यू होना चाहिए, तभी तो उसकी वैधानिकता होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसको केवल कह दो कि भाई हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में उसको जाकर के ज्वाइन करना है वहां पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे कार्यों में भी महत्वपूर्ण जो है लेटर्स यानी पत्राचार किए जाते हैं। क्लियर? अब जी सर। चूंकि हमने बात किया कि एक पत्र जब होगा तो उसमें कुछ उसका ढांचा होता है, ठीक है, उस ढांचे में कुछ चीजों को हमें शामिल करना होगा। जैसे सबसे पहला अगर कहें तो आपको प्रेषक जी की सर फिर सर। जानकारी, ठीक है, प्रेषक जी कौन सर। है उसकी जानकारी जानकारी देना होगा। फिर उसके बाद जो है किस उद्देश्य से, उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, वो आपको बताना होगा। ये सारे लेटर्स में होगा, ये ध्यान रखना, ये सारे लेटर्स में होगा कि उद्देश्य आपको बताना होगा। कुछ में प्रेषक की जानकारी को सूक्ष्म तौर पे रखते हैं और कुछ जगहों पे थोड़ा सा डिटेल किया जाता है। साथ में तारीख व स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हर पत्र पे क्या होता है, एक क्रमांक होता है। जी सर। ठीक है, क्रमांक होता है, पत्र क्रमांक का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है किसे पत्र जो है प्रेषित किया जा रहा है, किसे प्रेषित किया जा रहा है, ये भी उसमें स्पष्ट तौर पे उल्लेख होना चाहिए। क्लियर? अभी सामान्य तौर पे हम समझ रहे हैं कि क्या चीज होती है और किस तरीके से हम इसमें बात करते हैं। साथ में अगर मान लो ये लेटर किसी और को भी जाना है, ठीक है, तो उसका नाम भी वहां पे उल्लेखित होगा। सेम लेटर अगर जाना है तो उसका नाम भी, यानी कि उसको नाम, यानी कि यहाँ पे उसका पदीय नाम या चीजें वहां पे दी जाएंगी। और अगर संलग्नक लगाया जाना है, ठीक है, संलग्नक अगर लगाया जाना है तो उनकी भी जानकारी दी जाती है। क्लियर?
जी सर। तो लेकिन सर जैसे जब सर, हम्म, जब सर बोलेगा संलग्न के लिए तभी सर लगाएंगे ना, जो सर प्रतिलिपि होती है उसी को बोलेंगे ना सर? हाँ प्रतिलिपि संलग्न जो है, क्या अलग है? लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसे पद होते हैं, पत्र होते हैं जिनमें संलग्नक होना सामान्यतः आवश्यक हो जाता है। जी सर। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो आप जो है किसी पुराने पत्र का जो है ना उद्धरण दे रहे हो, मतलब किसी पुराने पत्र के बिहाफ पे या किसी पत्र के आधार पे आप उत्तर दे रहे हो, वहां पे उस पत्र की जानकारी आपको देनी पड़ती है। और उस पे अगर कोई आदेश या कार्यवाही करने के लिए कहा गया था, तो उत्तर में यानी कि प्रत्युत्तर में आपको उस कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज अगर हो चुके हैं पूरे, तो उनको भी लगाना होगा। ठीक है। तो संलग्नक तो जी सर। लगेगा तब जब जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जब बोलेगा तभी बस आपको दिखना है। ठीक है। क्लियर। जी सर। जैसे मान लो कि अगर वो कह रहा है कि जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, तो सभी जिलों का मतलब है सभी जिलों को आप वहां पे संलग्नक लगा करके भेजना, वहां पे नहीं भी बोल रहा है तो भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जो है आपको एक पत्र लिखना है, शासकीय आदेश या शासकीय पत्र लिखना है। वहां पे आप जब होगा तो सीधी सी बात है, जिला जिलाधीश की बात, जिला न्यायाधीश की बात करोगे या जिला, अगर कहें तो डीएम की बात करोगे, या आप जिला अधीक्षक की, उसको लेकर के, सॉरी जिला अधीक्षक नहीं बोलते हैं, जिलाधिकारी, जिला अधिकारी की बात जी करोगे, सर। जिला अधिकारी के संदर्भ में आप वहाँ पे पूरी जो जानकारी, जो भी आपका लेटर का फॉर्मेट होगा, यानी जो भी बोला गया है वो आप लिखेंगे। एंड उसके बाद जो है आप फिर वहाँ पे संलग्नक लगाएंगे, सभी जिलों के जिला अधिकारियों को प्रेषित करने की आप सूचना उसमें देंगे, और वो लेटर एक साथ एक जगह से सभी जगहों पे जाएगा। क्लियर। जी सर। जी सर। ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना कि जहां पे संलग्नक का उल्लेख नहीं मिल रहा है वहां भी संलग्नक लगाना पड़ सकता है, अगर वहीं लेटर में ये मेंशन कर दिया गया है कि एक से अधिक लोगों के पास जा रहा है। ठीक है। या उसमें जी कुछ सर। जानकारियां प्रेषित की जा रही हैं, तो वहां पे वो जाएगा, फिर संलग्नक हो जाएगा। क्लियर। जी सर। देखो इस पीडीएफ में कुछ चीजें हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि वो जरूरी है आपके। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं। सर ये ठीक है। पीडीएफ भी सर देंगे ना ये सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगा। पीडीएफ क्योंकि मिलेगा, सर ये पीडीएफ। शब्दावली सर, हाँ पीडीएफ इस बार क्योंकि सर ये मिलेगा। शब्दावली थोड़ा सर ये, ये वाली। जैसे जी सर, जैसे शब्दावली लिखी हुई है ना सर, थोड़ा मतलब सर मैं भी पढ़ लूंगा सर थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये जी सर। सारी जानकारियां देंगे और कुछ हम बताएंगे भी। ठीक है। इवन जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, कल से वो हम जी सर। शुरू कर देंगे, एवरीडे 10 वर्ड्स। ठीक है। जी सर। 10 वर्ड्स पर डे हाँ हम सर, क्योंकि देंगे। वो आएगा और सर बस। बिल्कुल जी सर। इंग्लिश वाले जो होते हैं, जो ट्रांसलेशन के लिए आते हैं, ठीक है, वो आपको याद करना होगा प्रतिदिन। 10 हम आपको देंगे और जी सर। 10 आपको याद करने हैं। इस तरीके से, जैसे सुनने में कंफर्म लगभग तो कह सकते हैं कि नवंबर में ही एग्जाम होना है। तो हम तब तक जो है कम से कम 900 शब्दों का एक जो है शब्द भंडार या शब्दकोश अपना तैयार कर चुके होंगे। और हाँ, इसमें मैं पहली प्रायोरिटी जो दूंगा, हर दिन 2-3 ऐसे शब्द देने की कोशिश करूंगा जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ठीक है। यानी आरओ के जी सर। पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, और मोस्टली उसको जो इंपॉर्टेंट माना जाता है उन शब्दों को रखेंगे। और ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज करेंगे। बिना ऑथेंटिक सोर्सेज के हम नहीं जाएंगे। मैंने वो सारे सोर्सेज ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, जो लेटेस्ट अभी आए हैं, जो बाद में हम लोग के मेरे एग्जाम देने के काफी बाद आए हैं, अपडेट हुए हैं, तो उनको मैंने कलेक्ट कर लिया है। उनसे चीजों को मैं आज से, मतलब कल से जो है प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। एवरीडे 10 वर्ड्स होंगे। वो आपको, मतलब जो है मान के चलो कि जैसे मैंने आज दे दिया आपको ये 10 वर्ड्स बता दिए या दे दिया उसका पीडीएफ, नेक्स्ट डे उनमें से मैं पूछूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और आपको जी लिखना सर। होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको जी सर। उनको लिखना भी होगा, उन 10 वर्ड्स को, ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा आपको। ठीक है। जी ठीक। सर। जी सर। ठीक है। तो वो चीज भी रहेगी, और साथ में इसमें हिंदी भी रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में मैं दे रहा हूँ तो आप उसका हाँ मतलब सर, वो इंग्लिश में 5। भी लिखोगे, और इंग्लिश का दे रहा हूँ तो आप उसका हिंदी में मतलब लिखोगे। और लिख करके जी प्रयास सर। करना होगा, याद करिएगा भी तो लिख करके याद करिएगा, ताकि वहां पे कोई गलती ना हो। ठीक है। जी सर। देखो जैसे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में किस तरीके से हम जो है अगर कहें तो अपना जो प्रेषक होता है उसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है। और ये दाएं पार्श्व में होता है, दाएं पार्श्व का मतलब इस साइड में। ठीक है। अगर इसको एक लेटर मान लें तो इस जी साइड सर। में नहीं, इस साइड में हमें देना होता है। अगर हम संलग्न कुछ लगाते तो हम यहाँ पे देंगे। क्लियर। संलग्नक हम यहाँ पे देंगे, इस साइड देते हैं, इस साइड नहीं लिखिएगा संलग्नक का। ये कुछ फॉर्मेट है, मैं बता दूंगा आगे चल करके। तो वो बेसिक चीजें जो जी है सर। हम वहां पे जोड़ लेंगे। ठीक है। देखो औपचारिक जो पत्र होंगे
उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसमें आदर सूचक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक पद से दूसरे पद को लिखे जा रहे हैं, तो उसमें आदर या सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे सादर बोलते हैं या सम्मान सहित मैं आपको ये लिख रहा हूं, तो वैसी चीजें आपको नहीं लिखनी है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर जैसे ही आपने लिख दिया, ठीक है, जी सर। तो वैसे ही आपके नंबर वहां पे शासकीय पत्र में अगर लिख दिया है तो कटेंगे। क्लियर? हाँ, जी एक और सर। बात रवि, अच्छा सर, अगर इस वजह कॉल से ये क्योंकि सर डिस्कनेक्ट होती। व्यक्तिगत नहीं है ना सर। हाँ, क्या कह जी रहे हो? सर। मतलब सर ये पद के लिए है ना, तो इसी वजह से सर ऐसा नहीं हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अगर ये जैसे सेशन जो है 40 मिनट का इसमें अभी एक्सेस मिलता है, तो 40 मिनट जैसे ही होगा ये डिस्कनेक्टेड है, तो फिर सेम लिंक से आप ज्वाइन कर लोगे, कोई अलग से लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जोड़नी होंगी। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइएगा अच्छे से। कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो डेफिनेटली कल हम इस पे बात करेंगे। कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं वो टू द पॉइंट रखे गए हैं, तो आपने अभी तक पूरा लेटर नहीं पढ़ा है, यानी लेटर की जानकारी आपने नहीं रखी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन नहीं इसको, सर, पेपर के पहले सर मैंने पढ़ा था, लेकिन सर मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं भूल है, गया याद जैसे। नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जी बस अभी जो है हमारा काम है यहाँ से चीजों को बेहतर तरीके से लेके जाना, ताकि जो है हम मजबूती से खड़े रह सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जी जो सर। है रेस्ट करने यानी आराम करने में लगे हुए हैं। अब वो आराम से हम आगे निकल जाए तो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यही समय है कि जी हम सर। अपनी चीजों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जी सर। शब्दावलियां हैं, जैसे प्रेषक है, ठीक है, प्रेषिती है, जी सर। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ शब्द है, मैं चाहता हूं कि इनके मतलब आप जरूर से जोड़ोगे। जी सर। ठीक है, जी मैं सर। धीरे धीरे करके कुछ बताते चलूंगा, उनको आपको जोड़ लेना है, संलग्नक हो जाएगा। जैसे अधियाचन है, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये आपको समझना होगा। अब जैसे हम जैसे पत्र संख्या की बात करें, ठीक है, पत्र संख्या के बारे में भी कुछ चीजें समझ लो। जैसे यहाँ पे दिया है मैंने कि एक वो पत्र संख्या जो मूल पत्र संख्या होगी, उसके अधीन उसका उपपत्र होगा, और किस वर्ष वो जो है जी जारी सर। किया गया। ये तीन चीजें हर एक पत्र में सामान्यतः शामिल होती है। क्लियर? अब जब आपको जी सर। लेटर लिखने के लिए बोला जी जाएगा तो आपको पत्र संख्या तो दी नहीं गई है। क्लियर? अगर पत्र संख्या दी गई है, ठीक है, अगर उसमें कोई पत्र संख्या दी गई है, अगर मान लो किसी लेटर के संदर्भ में आपको उल्लेख करना है, बोला गया है कि आपको ये पत्र संख्या है, इसमें ये चीज दी गई थी, आपको इसका प्रत्युत्तर देना है, तो उस समय जब आपको प्रत्युत्तर देने की बात कही जाएगी तो वो मूल पत्र संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यानी वो पत्र संख्या जो दी गई है पहले, और उसके आधार पे ही फिर आप जो है अपनी तरफ से जो है प्रपत्र या पत्र जारी करोगे। क्लियर? जी सर। तो आपका जो जी पत्र सर। होगा उसकी पत्र संख्या बदलेगी, लेकिन आप जो है ध्यान रखिए मुख्य भाग में जो पत्र आपके पास आया था उसका उल्लेख जरूर करोगे कि पत्र संख्या इसके संदर्भ में हम ये प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ठीक है? जैसे सर शासकीय पत्र दिया हुआ है, उसमें तो सर लिखा नहीं रहता है ये पत्र संख्या वगैरह कुछ भी सर, बिल्कुल होता है। तो वो सर अपने आप से लिखना होता है। नहीं नहीं जी नहीं सर। नहीं नहीं, ध्यान रखना, अगर ये कह दे कि आपको एक शासकीय पत्र लिखना है, तब वहां पे आप एक अपनी तरफ से जी सर। काल्पनिक पत्र संख्या डालोगे। ठीक है, एक जी सर। काल्पनिक पत्र जी सर। संख्या डालेंगे। अब बस ये ध्यान रखना, जैसे ईयर है, ईयर सेम रखिए। क्लियर? मूल पत्र संख्या और उपपत्र संख्या को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर दीजिए। क्लियर? बात समझ में आई? जी सर। तो ये जी चीज आप सर। वहां पे जरूर से करोगे। जी जैसे ही वो सर। करोगे तो सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि आपको स्ट्रक्चरिंग में ये जो पत्र संख्या है वो कैसे रखी जाती है, वो आपको पता चल। क्लियर? तो जी इसका सर। फायदा हो जाएगा कि वो किस वर्ष का पत्र है, निर्गत वर्ष कौन सा है, इसके आधार पर अगर आपको कभी आगे चल करके वो संख्या खोजनी है या वो पत्र निकालना है, तो निर्गत पत्र संख्या अगर आपको पता है, उप और मूल पत्र संख्या पता है, फिर उसके बाद उप पत्र संख्या अगर एक बार के लिए मान लो नहीं पता है, तो अब मूल पत्र संख्या पता चल गई, तो उसमें से निर्गत पत्र संख्या यानी उप पत्र संख्या जो होगी वो इजीली आप निकाल पाओगे। क्लियर? जी सर। तो वो पत्र खोजना आपके लिए सरल हो जाएगा। तो जैसे एक बात ऐसे समझ लो, एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, ठीक है, मतलब एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें बहुत सारे खाने हैं, ठीक है, और हर खाने पे जी एक सर। दो तीन चार पांच ऐसे करके छह सात, सात आठ नौ ऐसे करके नंबर पड़ा हुआ है। अब उसमें कोई किताब है, जो उसमें किताबें हैं उसमें 9 नंबर की मार्किंग की गई है, सपोज करो 9 नंबर की मार्किंग की गई है, तो इसका सीधा सा मतलब है क्या होगा, वो 9 नंबर के खाने की किताब है। एक नंबर की खाने की किताब एक जी नंबर सर। पे,
अब मान लो आपको एक नंबर ये जी। इंडेक्सिंग कर ली गई है, हर किताब के सामने लिख दिया गया कि वो कहाँ पे है। अब सपोज करो कि एक किताब है, जैसे मान लेते हैं भारत का इतिहास आपको खोजना है, जस्ट ये समझना है, ठीक है। ये किताब आपको खोजना है, और वहां पे मेंशन है लाइब्रेरी की जो भी अपना एक रजिस्टर है उसमें मेंशन है कि वो 1 नंबर के बॉक्स में मिलेगी, यानी 1 नंबर के सेक्शन में। तो इजी हो गया ना, आपको 9 के 9 खाने खोजने नहीं पड़ेंगे। तो वही काम ये पत्र संख्या करती है, सरलता पूर्वक जो है आपको बता देती है कि किस वर्ष में अगर पत्र जारी हुआ ये मेंशन है, मूल पत्र संख्या दी गई है, उप पत्र संख्या दी गई है, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाती है। ठीक है। जी सर। ये तो ये चीजें थोड़ा सा हमें इस तरीके से जोड़ के रखना होगा। और अब अगर हम बात करें तो हम चलेंगे सीधे सीधे, अगर बात करें तो शासकीय पत्र पे। ठीक है। जी सर। शासकीय पत्र की कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको समझ लेना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट चीजों को अब डिफाइन किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, अब अगर परिभाषा आती है, ठीक है, अब अगर परिभाषा जी इसकी सर। आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्वरूप पता है तो। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे कुछ जी सर। कीवर्ड आपको सारे के सारे जो है ना याद करने की, मतलब एक तरीके से पूरा सेंटेंस परिभाषा बना करके याद करने की जरूरत नहीं है। संचालन किस से किस के बीच में होता है? संचालन होता है पद से पद के बीच में, राइट। जी सर। जी सर। शासकीय पत्र की अगर बात करें तो क्या होता है, पद से पद के बीच में होता है इसका संचालन। तो एक चीज ये हो गया, एक पॉइंट ये हमारा हुआ। उसके बाद उद्गम क्या होता है, पदीय उद्गम होता है। कोई एक पद, यानी कि कोई एक पदाधिकारी जो है, यानी पद पे बैठा हुआ आसीन व्यक्ति जो है, चाहे वो सचिव है, चाहे वो जिलाधिकारी है, चाहे वो जो है पुलिस अधीक्षक है, वो जारी करेगा। यानी वही पद के तौर पे जारी होगा, वो व्यक्ति के तौर पे नहीं। जैसे सपोज करो कि मान लो कि एक्स व्यक्ति जिलाधिकारी के तौर पे, तो वो एक्स व्यक्ति नहीं जारी कर रहा है, वो जिला अधिकारी है, इसलिए जिला अधिकारी के नाम से जारी होगा वो पद। ठीक है। जी सर। इसकी जी विषय वस्तु क्या होगी, अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीजें ये हो गई, उसके बाद विषय वस्तु। एक शासकीय कार्य जो व्यवहार होता है उसकी सूचना ये संप्रेषित करता है। तो इसमें बाध्यकारी आदेश और निर्देश होते हैं किसी के। ठीक है। सामान्यतः जी सर। ये अधिकृत तौर पे, मान लो कि समझो ऐसे कि इसकी अवहेलना करने का मतलब है कि जो भी अधिकारी इसकी अवहेलना कर रहा है वो अपने जॉब के लिए जो है संकट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। इतना पावरफुल ये लेटर होता जी है। सर। तो सबसे प्रमुख अगर कहें, तो अगर पत्रों में ये आधिकारिक तौर पे अगर कहें तो शासकीय पत्र होते हैं। जो इसी तरीके से एक दो पत्र और भी हैं, हम बाद में बात करेंगे उनपे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये नीतियों या आदेशों से संबंधित होते हैं। अब जैसे मान लो कि किसी अधिकारी को किसी विभाग में, यानी जो है ये आदेश जारी करना, मान लो उसका सचिव है, वो विभाग में आदेश जारी करना है कि भाई ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। ये काम ये व्यक्ति कर लेगा, इतने दिन के अंदर ये पूरा होना चाहिए, कोई भी कार्य। तो वो आदेश के तौर पे भी जा सकता है, शासकीय पत्र के तौर भी वहां पे पहुंचाया जा सकता है। क्लियर। जी सर। जी ठीक सर। है। इसकी भाषा शैली जो है ना, ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा शैली बहुत संक्षिप्त होती है और सारगर्भित होगी। ठीक है। पूरी तरीके से ये औपचारिक पत्र होता है, ये अर्धशासकीय पत्र की तरह अनौपचारिक नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ अंतर भी थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये औपचारिक होगा और व्यक्तिगत शब्दों का उपयोग नहीं, जैसे मैं, आप, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। क्लियर। आपने लिखा जी सर। मतलब गया। जी। ठीक है। सीधा मैंने कहा तटस्थ भाव से लिखा जाएगा और अन्य पुरुष शैली में। क्लियर। जी सर। यानी मैं तुम्हें ये सब शब्दों का उपयोग किया गया अगर शासकीय पत्र में, तो नंबर कट जाएगा, भले ही आप लिख करके पूरा आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो है, अगर चीजें सही भी होंगी तो वहां पे नंबर ज्यादा कट जाएगा क्योंकि आपने इसके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया है। जी सर बिल्कुल। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे इसकी भाषा शैली की हमने बात कर ली। देखो, हमने कहा कि सीबीटी वर्ग, जब एक पद से दूसरे पद को लिखा जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो संबोधन जो होगा पद के सापेक्ष नियत होगा। और औपचारिक यानी कि महोदय शब्द का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। महोदय शब्द का जी हम सर। जी उपयोग सर। करेंगे, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। समापन में जैसे हमने बात की थी, कोई सम्मान जैसा सूचक जो है, सम्मान सूचक शब्द अलग से नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि निरादर किया जाना है किसी का। ठीक है। वो तटस्थ रहेगा। वो जी पद को सर। लिखा जा रहा है पद से, तो इसलिए वो तटस्थ भाव से होगा, उसमें कोई भी चीजें बदलेंगी नहीं। ठीक है। नियत और औपचारिक प्रारूपण इसका क्या होगा, फिक्स होता है, और औपचारिक तरीके
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नियत और औपचारिक होगा ये पत्र, और सरकार के अधिकृत मुद्रणालय द्वारा जारी होगा। यानी एक तरीके से मुद्रणालय के द्वारा जब जारी किया जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कहाँ पे, गजट में जारी होगा। ठीक है। अब गजट में जारी होने वाले किसी भी प्रमुख लेटर, यानी गजट में भी हो जाएगा और उस व्यक्ति को भी जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ रवि, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये ज्यादा औपचारिक और वैधानिक प्रभाव वाला हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। जी सर। अब इसके फायदे क्या हैं, जब सरकारी पत्र कोई जारी किया जाए तो इसका सीधा सा फायदा होगा कि जो सरकार जो कार्य कर रही है उसकी जानकारी आम जनता तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मुद्रणालय द्वारा जारी किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी सीधे जो जनता तक पहुंच जाएगी, गजट जो भी लोग यूज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और इसका महत्व जो है या उद्देश्य है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाना। ठीक है। ये अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पे उपयोग में लाया जाता है या किया जा सकता है। आप भी इसको प्रस्तुत कर सकते हो कि भाई ऐसी चीज कही गई थी, आप कैसे नहीं कहते हो कि नहीं होगा। ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा अधिकार दिया गया या कोई ऐसी व्यवस्था, सपोज करो कि सरकार ने बोला इस तरीके से अधिकृत मुद्रणालय में, मान लेते हैं एक बार एग्जांपल के तौर पे कि जो है ये स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं और इसमें ये पैसा खर्च करेंगे और इसमें ये लोग जो है उसके लिए मतलब जो है उसका लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे। आप उस लाभ वाले कैटेगरी में आते हो। अब जो है कोई सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि नहीं भाई हम आपको ये लाभ नहीं देंगे, आप भले उस कैटेगरी में आते हो, तो आपके पास क्या दावा है? आपके पास ये दावा करने का अधिकार है कि भाई वो आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि शासकीय पत्र है, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। ठीक है। और अगर ज्यादा हुआ तो न्यायपालिका में आप दरवाजा खटखटा सकते हो। ठीक है। या उच्च अधिकारियों तक भी जाकर के बात को रख सकते हो कि भाई देखो ये चीज हमें सरकार के द्वारा दिया गया शासकीय आदेश है, फिर भी हमें ये चीज नहीं मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस अधिकारी की जवाबदेही यहाँ पे तय हो जाएगी कि आपको ये आपने क्यों नहीं किया या आप ये क्यों नहीं करने में सक्षम हो। ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि अगर सरकार के मुद्रणालय द्वारा जारी किया जाएगा तो इसका मतलब है कि गजट में प्रकाशन इसका अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। और इसको जो ओपन करने का अधिकार भी होगा, किसके पास होगा? सभी के पास नहीं होगा। जो प्रेषित कार्यालय के नियमित जो प्राधिकारी होंगे जिनको ये अधिकार दिया गया है कि भाई आप ये लेटर्स ओपन कर सकते हो, यानी आप ऑथराइज्ड हो तभी वो लेटर खोल सकते हो, अदरवाइज आप वो लेटर नहीं खोल सकते हो। क्लियर। जी सर। जी तो सर। ये कुछ इसके शासकीय पत्र की महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है और उनको हमें जोड़ के रखना पड़ेगा। क्लियर। जी कोई सर। क्लियर इसमें? नहीं सर। समझ ड्राफ्टिंग जो जी है सर। कल हम बताएंगे। ठीक है। क्लियर। ठीक है सर। कि ड्राफ्टिंग हम कल बताएंगे, अभी हम चाहते हैं कि आप इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा कल के लिए, और फिर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी इसका पूरा एक स्ट्रक्चर कल हम बताएंगे कि कैसे इस शासकीय पत्र को लिखा जा सकता है। अभी हमने कुछ ब्रीफिंग दी है। ठीक है। लेकिन इस ब्रीफिंग का फायदा आपको जी सर। उठाना है कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप देख लेंगे और उसके हिसाब से फिर चीजों को जोड़ करके हम कल जब इस पे जो लिखना होगा वो बताएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है।